नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पे जब भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अतिक्रु कॉमिक्स जो कि भोकाल की कॉमिक्स है। आप इसका कवर देख सकते हैं। भुजंग देश के गांव भोजपुर के शमशान की वो अति व्यस्त रात। एक के पीछे एक लाश शमशान में पहुंच रही है। शमशान का चंडाल कपाल फोड़ वो उसका 10 वर्षीय पुत्र अतिक्रु दोनों अति व्यस्त हैं। गांव में महामारी फैली हुई है। सैकड़ों लोग मारे गए। कफन भी नसीब नहीं हो रहा है इन बदनसीबों को। हाँ बापू, लाशों की बारात लगी हुई है। दोनों पिता पुत्र अपने कार्य में लगे रहे। वक्त गुजरते भोजपुर महामारी से तो मुक्त हो गया, किंतु भुखमरी से घिर गया। महामारी के कारण सारे गांववासी गांव छोड़कर जा रहे हैं बापू। हाँ पुत्र, अब हमें ही पलायन करना होगा। अंततः वे दोनों भोजपुर छोड़कर नगर की ओर चल पड़े। पुत्र, हम नगर पहुंचते हम नगर पहुंचकर राजा से कोई काम मांगेंगे। हाँ बापू, नगर में हम खूब मेहनत करेंगे। कपाल फोड़ से उसे मेहनत की कपालपोर से उसे मेहनत की कमाई की ही शिक्षा मिली थी, किंतु कई दिन भटकने के बाद भी उन्हें कोई काम ना मिला। उफ, अतिक्रूर भूख से तड़प रहा है और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तभी उसके दिमाग में आया एक घिनौना विचार। कर सकता हूँ चोरी। हाँ, मैं नगर सेठ के घर चोरी करूँगा उसी रात्रि। है तो ये पाप ही, किंतु अपने पुत्र के लिए ये भी करूँगा। किंतु बदकिस्मती उसकी कि वो पहरेदार की नजरों में आ गया। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। कुछ ही देर में वो नगरवासियों के शिकंजे में फंसा हुआ था। नहीं, मुझे छोड़ दो। सुबह इसे राज दरबार में ले चलो, महाराज इसका फैसला करेंगे। भुजंग देश में चोर है प्रभु। उसे बंदीगृह भेज दिया गया। अगली सुबह कपालपोर को राज दरबार में लाया गया। महाराज, न्यायप्रिय सिंह की जय। यह चंडाल नगर सेठ के घर चोरी करते पकड़ा गया है। क्रोध से उबल पड़ा राजा न्यायप्रिय। भुजंग देश में चोरी, इसे चौराहे पर खड़ा करके कोड़ों से पीटा जाए। महाराज, मेरी तो सुनिए। उसकी एक ना सुनी गई। एक चोर की कोई सुनवाई नहीं होती। ले जाओ सेनानायक इसे हमारे सामने से। चल चोर चंडाला। बहुत कड़े कानून थे राजा न्यायप्रिय के। कपाल फोड़ को खड़ा किया गया नगर चौराहे पे। सुनो सुनो नगरवासियों, यह चंडाला कल चोरी करते पकड़ा गया है। इसे महाराज ने कोड़ों की सजा सुनाई है। चोर चोर चोर, मारो मारो। बापू और चोर? नहीं, ये नहीं हो सकता। अतिक्रु कैसे मान ले कि उसका मेहनतकश बापू चोर हो गया है। सेनानायक ने कोड़ा उठाया। अब इसकी चीख गुजेगी, किंतु चीख गुजी सेनानायक की। अपने बाप को अतिक्रु कहाँ पिटता हुआ देख सकता था। पुत्र, ये क्या किया तूने? मैंने ठीक किया। ये मार क्यों रहा था तुम्हें? अपमान की आग में जलता सेनानायक दहाड़ा। पकड़ लो पिल्ले को, इसे भी मजा चखाऊंगा मैं। बरस पड़ा फिर सेनानायक कपालपुर पर। नहीं नहीं, मत मारो बापू को, मैं तेरा खून पी जाऊंगा सेनानायक। सड़ाक सड़ाक। और फिर छूट निकला अतिक्रु। मेरा बापू को मारता है नीच, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ज्वाला धधक रही थी अतिक्रु के दिल में। सेनानायक के शरीर में उस शक्तिशाली बालक बालक का सामना करने लायक ताकत नहीं थी। अब तुझे मजा चखाऊंगा मैं। टूट पड़ा अतिक्रु सेनानायक पर। मेरे बापू चोर नहीं हो सकता कमीने। अरे बचाओ बचाओ मुझे इस पिल्ले से। स्तंभ खड़े सैनिक जब तक उस तक पहुंचते। हाय, मार डाला, दम निकाल दिया। मर जाने ने, अब बचेंगे नहीं दोनों। छोड़ो छोड़ो मुझे। सेनानायक के सीने में ज्वालामुखी धड़क रहा था। दोनों को बांध दिया गया। जिस्म पर चढ़ी जिद ना उतार दी तो नाम शैतान सिंह नहीं। फिर उसके हाथ नहीं रुके। लोहलान हो गए दोनों पिता पुत्र। सड़ाक सड़ाक। किंतु उफ ना निकली दोनों के मुख से। पक्के पक्के हुए चोर हैं दोनों। नमक भर दो साले के जख्मों में, तभी चीखेंगे।
दोनों के जख्मों में नमक छिड़का दिया गया। नहीं, ये जुल्म ना करो सेनानायक, मेरे बच्चों को बख्श दो। कुछ देर बाद दोनों के बंधन उन्हें तड़पता छोड़ गया सेनानायक। उफ, पुत्र अतीक, मुझे माफ कर दे। ना मैं चोरी करने जाता, ना तेरी हालत होती। प्यार से अतीक पुकारता था कपाल फोड़ अतिक्रु को। बेहोशी की हालत में चीख उठा अतिक्रु। नहीं बाबू, तुम और चोरी? हाँ बेटा, मैं तुम्हें भूख से तड़पता ना देख सका था। बच्चे की अंतरात्मा बुरी तरह कांप उठी थी। उसका विश्वास चूर चूर हो गया था। बापू, तुम मुझे जीवन भर सिखाते रहे कि मेहनत की रोटी खाने के लिए, और तुम खुद ही चोरी करने निकल पड़े। पुत्र, मत कहो मुझे पुत्र। मर गया अतिक्रु, आज से आपने बापू के लिए। नहीं पुत्र। पिता की शिक्षा का कितना गहरा असर हुआ था अतिक्रु पर। वो खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ बापू, मेहनत की रोटी ही खा सकता हूँ, और ना मिली वो रोटी तो भूखा भी मर सकता हूँ। नहीं, नहीं रोक सका कपाल फोड़ अतिक्रु को। वाह पुत्र, साबस, गर्व है मुझे तुम पर और तेरे स्वाभिमान पर। अपने रिश्ते हुए जख्म लिए बहुत दूर निकल गया अतिक्रु। तब जगा कपाल फोड़ के अंदर सोया चंडाल। राजा न्यायप्रिय, तेरे कारण मुझे चोर बनना पड़ा। भरे नगर में और अपने पुत्र के सामने अपमानित होना पड़ा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात्रि, न्यायप्रिय, तूने न्याय का खून किया है, मैं तेरा खून करूंगा। किंतु कोई और भी इस उद्देश्य से महल में मौजूद था। गजोग तुझे मारकर भुजंग ने गजोग तुझे मारकर भुजंग दे देश का राजा बनेगा न्यायप्रिय। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं पहरेदारों को बुलाता हूँ। वे सब बाहर बेहोश पड़े हैं। अब आई कपाल फोड़ की समझ में कि वो इतनी आसानी से वहां तक कैसे पहुंच गया था। गजोक ने न्यायप्रिय पर वार किया। आह, ले अब मर। एक ही बार में वो यमलोक पहुंच गया। यह देख कपाल फोड़ पलटा। मेरा काम तो उसने कर दिया, अब मैं चलूं? उफ। आहट सुन गजोक पलटा और, वाह, ऐसे ही किसी शिकार की जरूरत थी मुझे। सही निशाने पर लगा खंजर। राजा के हत्यारे, कहाँ भाग रहा था? आह, गहरे षड्यंत्र में फंसने जा रहा था कपाल फोड़। गजोक ने अपना रूप बदला। अब मैं राजकुमार विश्वप्रिय के रूप में आ जाता हूँ, जो मेरी कैद में है। कपाल फोड़ राजकुमार विश्वप्रिय उर्फ गजोक पर टूट पड़ा। मैं तेरी योजना सफल नहीं होने दूंगा नीच। उफ। फिर उछाल फेंका उसको कपाल फोड़ ने। मुझे उस जुर्म में फंसाना चाहता है जो मैंने नहीं किया। तब उछलकर उसकी छाती पर सवार हो गया कपाल फोड़। अब तुझे अब तुझे इस खंजर से चीर डालूंगा मैं। हा 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 हा। गजोक के इन लोहे की पत्तियों से मारना चाहता है। शैतानी ताकतों का स्वामी था गजोक। खंजर उसके सीने से टकराकर मुड़ गया। उसने कपाल फोड़ को उछाल फेंका। अब तुझे और मौका नहीं मिलेगा और मौका नहीं मिलेगा शक्ति आजमाने का। और मौका मिला भी नहीं। उसे कारागार में पहुंचा दिया गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा गजोक। मुझे केवल दंताक से मारा जा सकता है बच्चे, और वो है मेरे भाई गजानन के पास, जो कि तिलस्मी ओलंपाक में है। अपनी मौत का राज बताकर वहां से चल पड़ा। अगले दिन सारे भुजंग देश में ये हवा उड़ गई। राम राम राम, कैसा युग आ गया है। जरा सी बात पर हत्या। चंडाल कपाल फोड़ ने महाराज की हत्या कर दी और वो पकड़ा गया। युवराज विश्वपुर ने अपने पिता के हत्यारे को पकड़ लिया। हत्यारे को मृत्युदंड मिलना चाहिए। बापू, हत्यारा भी? फिर वो वहां ना रुका। पिता के पिता के कुकृत्य से क्षुब्ध अतिक्रु शमशान पहुंचा। मैं ये पाप का बोझ लिए नहीं जी सकता। अतिक्रु ये नहीं जानता था कि आत्महत्या खुद एक बड़ा पाप है। पिता की चिता की अग्नि में समा गया अतिक्रु, किंतु लपलपाती अग्नि का उस पर कोई असर ना पड़ा, और खुद को उसने पाया एकदम नई जगह। ओह, शमशान भूमियों के प्रभु मसाजराज। ओह, शमशान भूमियों के प्रभु मसान राज। आओ पुत्र अतिक्रु, मैं हूँ मसान राज।
तुमने बहुत ईमानदारी से शमशान में सेवा की है। पुत्र, तुम्हारा पिता हत्यारा नहीं है, उसे फंसाया गया है। क्या सच में शमशान राज? हाँ, और अपने पिता को बेगुनाह साबित करने के लिए तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा काल कोपड़ा। अगले ही पल अतिक्रु के सामने प्रकट हुआ काल कोपड़ा। यह तुम्हें सभी युद्ध विद्याएं सिखाएगा, तुम्हारे शरीर को फौलाद बनाएगा। फिर काल कोपड़ा उसे लेकर चल पड़ा। काल कोपड़ा अतिक्रु को ले चला अपने आश्रम फुकल वन की ओर। पुत्र अतिक्रु, मन लगाकर सीखोगे तो लक्ष्य जल्दी मिलेगा। गुरुवर, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। तभी धड़ाम, एक बलवान युवक यहाँ से भागता हुआ आ पहुंचा। गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं इस पेड़ को उखाड़ रहा था कि ये हाथों से निकलकर उछल पड़ा। शिष्य, अपनी पकड़ मजबूत बनाओ। यह सुन अतिक्रु हैरान हो रहा था। अभी वह आगे बढ़े ही थे कि गुरुवर, क्या भूकंप आ गया? नहीं पुत्र, यह भी जरूर किसी शिष्य की शरारत होगी। जल्दी ही दृश्य साफ हो गया। पुत्र, अपना मुष्टि प्रहार मजबूत करने के लिए यह स्थान उचित नहीं। गुरुवर, आपने आश्रम की लौहशिला तो टूट गई है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। गुरुवर, आश्रम में पहुंचकर शुरू ही अतिक्रु की शिक्षा दीक्षा। वो पूरे विश्वास के साथ अपना शरीर बलवान बनाने में तुला था। हाथी से टकराने की शक्ति आ गई थी उसमें। बाजुओं में आ गई थी उसमें, बाजुओं में ताकत। बापू, मैं तुझे गजों की कैद से छुड़ाऊंगा। फौलादी मुष्टि प्रहार, शरीर फौलाद बनाएगा अतिक्रु का। फिर आया परीक्षा का दिन। अपने साथी शिष्यों के साथ मल्ल युद्ध, जंगल के ताकतवर प्राणियों से कुश्ती, सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहा वो। तब खड़े हुए गुरु काल कोपड़ा तब खड़े हुए गुरु काल कोपड़ा। शिष्यों, अब आपको अपना शक्ति प्रदर्शन करना है। वो बड़ी पहाड़ी चट्टान वहां से हटानी है। फिर सभी चट्टान की तरफ बढ़े। सभी शिष्य बारी बारी से चट्टान को हिलाने के प्रयास में जुट गए, किंतु कोई भी शिष्य ये काम अंजाम ना दे सका। तभी सभी शिष्य चट्टान पर जूझ पड़े। उफ, ये नहीं हिलेगी। हार कर सभी अलग हट गए। तब काल कोपड़ा के कहने पर अतिक्रु आगे बढ़ा। जय गुरु काल कोपड़ा। और अगले ही पल चट्टान दूर तक लुढ़कती चली गई। शाबाश अतिक्रु, धन्यवाद गुरुवर, फिर एक दिन। अतिक्रु, अब तुम भुजंग देश जा सकते हो, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। जो आज्ञा गुरुदेव। काल कोपड़ा को प्रणाम कर वहां से कूच कर गया। अगले दिन भुजंग देश के कारागार में। काल कोपड़ा, तुम्हारे पुत्र तुमसे मिलने आया है। कपाल फोड़, तुम्हारा पुत्र तुमसे मिलने आया है। बहुत ही अश्रुपूर्ण था पिता पुत्र का मिलन। पुत्र, मैं हत्यारा नहीं हूँ पुत्र, मुझे बचा लो। ये मुझे इसी काल कोठरी में सड़ा देंगे। हाँ बापू, मैं बचाऊंगा तुझे। फिर वो उसे गजोग के बारे में सब कुछ बताता चला गया। अब केवल दंताक ही मुझे गजोग की कैद से मुक्त करा सकता है। मैं लाऊंगा दंताक तिलस्मी ओलंपाक से बापू। अतिक्रु पिता से विदा लेकर चल पड़ा तिलस्मी ओलंपाक की खोज में विकास नगर की ओर। राजा विकास मोहन ने फुलजांग के साथ मिलकर एक खौफनाक खेल का आयोजन किया है, जिनके विजेताओं को वो तिलस्मी ओलंपाक भेजेगा। तिलस्मी ओलंपाक के लिए वो चुन लिया गया और वह पहुंच गया तिलस्मी ओलंपाक में। दोस्त भोकाल, दंताक की खोज में मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें दंताक और गजनान जरूर मिलेंगे दोस्त। हाँ अतीक चाचा, आपके बापू जरूर मुक्त होंगे। भोकाल सीरीज के चार शानदार कॉमिक्स खौफनाक खेल, तिलस्मी ओलंपाक, भोकाल और सुल्तान जरूर पढ़ें। तभी कुछ देखकर चीख उठी श्वेता। अतीक चाचा, वो देखो कैसे विचित्र बादल चले आ रहे हैं। हाय, ये क्या है? अगले क्षणों में वो बादल उनके ऊपर पहुंचकर स्थिर हो गए। क्या भला है ये? तिलस्मी चक्कर है। बादल के छल्ले नीचे उतरे और उफ, ये तो हमें कैद कर रहे हैं। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? कुछ पलों बाद जब वे छल्ले विलीन हुए, भोकाल, मैं अतिक्रु पुत्र कपाल फोड़ तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अतिक्रु भोकाल के हाथों से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दोनों परम मित्र एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। बेचारी श्वेता ये परिवर्तन देख बुरी तरह सहम गई थी। ये क्या हुआ? मेरे दोनों चचाओं को भिड़ गए दोनों जान के दुश्मन।
अतिक्रु के बाहुबल के आगे नहीं टिक सकता तू। भोकाल विश्व का सबसे बलवान पुरुष है। उछाल फेंका अतिक्रु ने भोकाल को। हा 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 हा। नहीं भोकाल चाचा, उफ उफ। दोनों महाबलियों की टक्कर थी वो। उसके खड़े होते ही अतिक्रु का प्रचंड गुस्सा टकराया उसके चेहरे पे। अतिक्रु के बल का स्वाद चख रहा था भोकाल। भोकाल तुझे रसातल में मिला दूंगा। अतिक्रु की शक्ति के आगे लड़खड़ाते भोकाल के दिमाग में कौधा एक विचार। आलोप अतिक्रु से टक्कर नहीं ले सकता, किंतु भोकाल के सामने ये चींटी साबित होगा। और ये बन गया भोकाल। भोकाल। और अब वो तलवार लिए खड़ा था अतिक्रु के सामने। अतिक्रु, तेरा समय पूरा हो गया है। अतिक्रु के भी हाथ लग गया एक हथियार। हा 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 हा। क्यों, कांटे चुभ गए? उफ। किंतु अगले ही क्षण पेड़ पौधे से इस शक्तिशाली तलवार का क्या सामना। लेकिन वो अतिक्रु के जो ऐसे हार मान ले। हम जय गुरु कपाल, जय गुरुदेव काल कपड़ा। धरती का टुकड़ा उठाए वो भड़ा भोकाल की तरफ। इसके नीचे दबाकर मारूंगा तुझे। परंतु धरती का वो टुकड़ा भी छिन्न भिन्न हो गया। कर। और तभी गूंज उठा एक गूंज उठा तभी गूंज उठा एक भयंकर अट्ठासा, जिसने उन दोनों को जाम कर दिया। कौन हंस रहा है? सामने आओ। और प्रकट हुआ गजानन। हा 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 हा। हूँ दतांग की मंत्र शक्ति में बंधे दोनों कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हों। दतांग से निकले किरणें टकराई भोकाल और अतिक्रु से। जब तुम दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ लिए, अब तुम मुझसे लड़ोगे। और जब दोनों को वाकई होश आया। मित्र, मैं शर्मिंदा हूं मैं तुमसे लड़ा। दोस्त, गलती मेरी भी थी, किंतु अभी तो हमें इस दैत्य से दतांग प्राप्त करना है। दोनों गजानन पे टूट पड़े। दतांग की शक्ति से तुम शीघ्र परिचित हो जाओगे। अतिक्रु जैसे बलवान और भोकाल जैसे शक्तिमान को उछाल फेंका दतांग ने। हा 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 हा। अतिक्रु ने वापस गजानन पर छलांग लगा दी, किंतु वो टकराया दतांग सफल स्वरूप। वो अटक गया उन कटीली झाड़ियों में। उफ, मैं इन कांटों में उलझ गया। और भोकाल पर किया उसने अपनी प्रलयंकारी सूंड का प्रहार। पलवर को भोकाल लड़खड़ाया और उठा लिया गजानन के विध्वंसक दतांग। चीख 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 निकल पड़ी अतिक्रु और श्वेता के मुंह से। धड़ाक। नहीं नहीं। दतांग जा घुसा भोकाल के पेट में। अतिक्रु क्रोध से पागल हो उठा। मेरे दोस्त को मार दिया तूने। कड़ाक। अतिक्रु अपने नाम के अनुरूप अतिक्रु बन गया था। नीच, तूने भोकाल को मार दिया। बेदम हो गया गजानन अतिक्रु के इस विध्वंसक रूप के सामने। नहीं, मेरे सिंह ना तोड़ो, मैं मर जाऊंगा। जरूर तोड़ूंगा दोस्त की हत्या का बदला जो लेना है तुझसे। चीख उठा गजानन। नहीं, वो बच नहीं सकता। कैसे? हाथ रुके अतिक्रु के। गजानन भोकाल के उपचार में नहीं, वो बच सकता है कैसे? तभी हाथ रुक गए अतिक्रु के। गजानन भोकाल के उपचार में लग गया। तुम इसके पेट से दतांग बाहर निकालो। गजानन ने अपना टूटा हुआ दांत उठाया और उसे घिसने लगा। मृत संजीवनी की ये पतिया और मेरे दांत का लेप इसके जख्म भर देगा। लेप तैयार करके वो लेप भोकाल के जख्म पर लगाया। कुछ ही देर में इसे होश हो जाएगा। मेरे भोकाल चाचा। लेकिन वो कुछ देर कई युग के समान बीती उनकी। आह, इसे होश आ रहा है। चाचा उठो चाचा। हाँ, और तुम बच गए समझो। अगले ही पल उठ खड़ा हुआ। कहाँ है गजानन? मैं अभी तुम्हें यमलोक पहुंचाता हूँ। नहीं भोकाल, रुको। मैं इसे अभयदान दे चुका हूँ। फिर अतिक्रु ने उसे सारी घटना बता दी। अतः अब यहाँ से जितनी दूर भाग सकते हो भाग जाओ। दोबारा कभी नजर ना आना। कभी नजर ना आऊंगा। हा 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 हा। पृथ्वी लोक देश आमने सामने पृथ्वी लोक देश आमने सामने का राजा आगे पीछे। वाह, अतिक्रु को दतांग मिल गया। अब आएगा मजा खेल का। मठार का राजा कचोरा। सुल्तान कहाँ है? जाने क्या कर रहा है वो तिलिस्म में।
सुल्तान तिलस्म में प्रविष्ट होने के बाद एक लंबी सुरंग में चला जा रहा था। चलते चलते पगला गया हूं मैं। चलते चलते पगला गया मैं। यही रास्ता, ऐसे ही दीवारें, समझ में नहीं आता कि करूं। समझ में नहीं आता क्या करूं। चलूं या यहीं बैठ जाऊं। तभी अचानक, वाह, बंद हो गई सुरंग। बस, चलना अब खत्म। हाँ, ये क्या, ये मूरत की कैसी। उसने दीवार पर कुछ दिखा। उसकी निगाहें कहीं पर जम गई। ये तो हरकत में आने लगी, किंतु ये जीवित तो नहीं है। किसी कमजोर दिल वाले के छक्के छुड़ाने के लिए काफी था वो दृश्य। और अब वह मूर्त दीवार से निकलकर सुल्तान की तरफ बढ़ी। भागूं, ये जीवित नहीं है। इस पर मेरा सम्मोहन नहीं चलेगा। उफ, कहाँ ला रहा है मुझे। घंटों उस सुरंग में भागने के बाद भी उफ, ये पीछा नहीं छोड़ेगा शायद। अब तो उसके कदम और सांसें उसका साथ देने से इनकार करने लगी थी। तभी सामने कुछ देखकर चेहरा खिल उठा। वाह, अग्निकुंड। यह पहलवान इस अग्निकुंड में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पल भर में सुल्तान उस धधकती हुई ज्वाला में समा गया। वाह, वाकई ये शैतान अग्नि के पास पहुंचकर रुक गया। सुल्तान पर अग्नि का असर क्यों नहीं हुआ, यह जानने के लिए बढ़े सुल्तान। किंतु शैतान से तो बच गया, लेकिन ये अग्निकुंड कब खत्म होगा। आसमान से गिरा और अग्नि में अटक गया सुल्तान। पृथ्वीलोक पर इस खेल का पूरा आनंद लिया जा रहा था विकास नगर में। महाराज चंद्रनगर के राजा चांदे का कहना है कि उनके दूरदर्शन दर्पण पर तस्वीर साफ नहीं आ रही है। ओह, तो उन्हें नई तकनीक से बना अनुडा दूरदर्शन दर्पण दिया जाए, जिसमें नए तरह का उभरा हुआ शीशा लगा हुआ है, जिसमें तस्वीर भी साफ आती है और दृश्य भी ज्यादा बड़ा दिखता है। महाराज, अपने नए दूरदर्शन दर्पण वाडुकान का क्या मूल्य रखना है, जिसमें तस्वीर के अंदर तस्वीर दिखती है, यानी एक साथ दो तस्वीर। उसका मूल्य 2000 स्वर्ण मुद्रा रखा जाए। ज्यो ज्यो खपना खेल में रोमांच बढ़ता जा रहा था, विकास मोहन का खजाना भी बढ़ रहा था और व्यस्तता भी। ओह, रानी मोहिनी, दिन भर दरबार में गुजर गया। अब हम दूरदर्शन दर्पण पर पूरे दिन के चुने हुए दृश्य देखेंगे। जरूर महाराज। आज अतिक्रू और भोकाल की गजानन से लड़ाई और सुल्तान को तिलस्मी में दिखाया गया। अगले दिन तिलस्मी ओलंपाक में। मुझे लगता है श्वेता को बुखार है। चाचा, हमें खिलौना चाहिए, हमें खिलौना दो, ला दो। शुभ, हम खेलेंगे। बेटा तू रो मत, देख हम तेरे लिए खिलौना बन जाते हैं। मैं घोड़ा और भोकाल हाथी। दोनों बीमार बच्चे को बहलाने में लगे थे। उसकी फरियाद सुनी महाबली फुजांग ने। हो, ये खिलौने से भरा बोरा भेजता हूँ तिलस्मी ओलंपाक में श्वेता के लिए। नहीं, मुझे असली खिलौने चाहिए। असली खिलौने पहुंच गए। अरे, ये क्या, ये खिलौने कहाँ से आ गए। वाह, खिलौने, विचित्र खिलौने। श्वेता श्वेता खुशी से उछलकर खिलौने की ओर बढ़ी। उसे रोक दी भोगाल और अतिक्रु ने। नहीं, रुको श्वेता, खिलौने खिलौने, इन खिलौने को मत पकड़ना। एकाएक खिलौने का आकार बढ़ने लगा। ओह मेरे प्रभु, ये क्या बला है। लियो टॉयज। हम हैं लियो टॉयज। बड़ा भयंकर नृत्य कर रहे थे वे दंतेकार खिलौने लियो टॉयज। फिर एकाएक उनकी तरफ भागे वे लियो टॉयज। श्वेता के पीछे पड़े थे वे तीन शैतान। भोकाल चाचा और अतीक चाचा को तो इन्होंने पकड़ लिया। मैं इनकी पकड़ में नहीं आऊंगी। गड्ढे के पास पहुंचकर श्वेता ने उछाल भरी। वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गई। गड्ढा हो गया पार। लियो टॉयज वो जा पड़ा सीधा गड्ढे के अंदर और उसके पीछे गया दूसरा भी, वो माड़ा पापड़ वाले ने। किंतु तीसरा लियो टॉयज समझदार निकला। ओह, ये तो मेरी चाल समझ गया है। कब तक भागेगी नन्ही बालिका। एक गड्ढे के समीप पहुंचकर रुक गई वो। आजा आजा, कमाल की लड़की है, मुसीबत बुला रही है। किंतु जैसे लियो टॉयज नजदीक आया, ये मैं निकली और ये मारी ठोकर। वो लियो टॉयज पर आया। लियो टॉयज भी जा पड़ा गड्ढा में। इधर अतिक्रु को जकड़े हुए लियो टॉयज उस गड्ढे की तरफ ले जा रहा था। उफ, ये क्या, मुझे उस गड्ढे में गिराना चाहता है। बहुत तेजी से लियो टॉयज उसे गड्ढे की तरफ ले जा रहा था। अतिक्रु ने अपनी ताकत को समेटा। बहुत फौलादी खिलौने दानव है ये। मुझे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। और अगले ही पल
छिन भिन हो गया वो फैलादी लियो टॉयज, किंतु वह खुद को गड्ढे में गिरने से ना बचा सका। और भोकाल और भोकाल वो भी आखिर लुएटॉयज से जूझ रहा था। भोकाल की शक्ति के सामने वो लुएटॉयज ना टिक सका। टुकड़े टुकड़े हवा में उड़ गए उसके। श्वेता दौड़कर भोकाल से लिपट गई। ओह चाचा, आप शानदार हैं, आजा बिटिया। तब उन्हें ख्याल आया अतिक्रू का। हाय, अतीक चाचा कहाँ गए? उसे मैंने इस गड्ढे में गिरते देखा था। दोनों दौड़कर उस गड्ढे के पास पहुंचे। अतिक्रू, अतीक चाचा, थककर हार गए। लगता है अतिक्रू भी किसी मुसीबत में फंस गया है। ये सब एक एक करके कहाँ गायब हो रहे हैं? तभी श्वेता बोली, चाचा, अब हम दो रह गए हैं और पता नहीं अब किसकी बारी है गायब होने की। नहीं बेटा, तुम कहीं गायब नहीं होगी, मेरे साथ ही रहोगी। कह तो ये सही रही है। प्रिय पाठकों, पूर्व चित्र कथा सुल्तान के बारे में आपके हजारों पत्र मिले, जिन्हें पढ़कर बहुत खुशी हुई। ये कॉमिक्स जो है वो जिन्होंने पत्र लिखा है उसके बारे में है। इसी के साथ ये कॉमिक्स जो है वो समाप्त होती है। और ये बहुत सारी लंबी सीरीज है। और तो ये काल ओलंपाक का तिलस्मी तिलस्मी ओलंपाक है ये, जो कि इसकी बहुत बड़ी सीरीज है। तो आप सीरीज होगी तो अगर मैं इसका वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो पुरानी कॉमिक्स है, कुछ कॉमिक्स जो है इसकी प्रिंटिंग सही नहीं होती है। मोबाइल पे आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। मोबाइल या कंप्यूटर पे भी, लैपटॉप पे भी आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है और थोड़ा सा जोर देना पड़ता है। तो आप इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप भी समझ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय, लव यू।